मॉर्निंग J&K। सीमेंट दिल से बनाओ। नाज़रीन आदाब, गुड मॉर्निंग J&K प्रोग्राम का आज का शुमारा लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर। मैं हूं आपका मेजबान तबरेज़ मदनी और मेरा साथ दे रही है मेरी साथी हुमैरा। जी अस्सलाम वालेकुम, आप कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूं, अल्लाह का करम है। और आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। नाज़रीन मोहतरम, आपको भी आज की ये सुबह बहुत बहुत मुबारक। नई सुबह, नया सवेरा, नई उम्मीदें और साथ ही साथ नया प्रोग्राम। जी हाँ, गुड मॉर्निंग J&K का आज का नया शुमारा। कोशिश यही कि एक शानदार सुबह का आगाज़ हो और बहुत सारे साथी इस वक्त चाय की चुस्कियों के साथ हमारा ये प्रोग्राम एंजॉय कर रहे होंगे। आप चाय की चुस्कियां लेते रहें और देखते रहें गुड मॉर्निंग J&K, क्योंकि आज भी इस 1 घंटे के सफ़र में हम कोशिश करेंगे कि बहुत सारी यादें आपको देके जाएं और आपकी दिन की जो शुरुआत है वो शानदार कर दें। आज एक बहुत ही ख़ास दिन है जिसे आज हम मना रहे हैं। हालांकि ये दिन पूरी दुनिया में मनाया जाता है और साथ ही साथ हमारे जम्मू कश्मीर में भी, पूरे मुल्क में, पूरे भारत में भी ये दिन बड़े ही जोश व खरोश के साथ मनाया जाता है। जी हाँ, आज इंटरनेशनल फार्मासिस्ट डे है। ये एक ऐसी कड़ी है, फार्मासिस्ट एक ऐसी कड़ी है हमारी सोसाइटी की, हमारे हेल्थ केयर सिस्टम की, जिसके बिना हमारा हेल्थ केयर अधूरा है। क्योंकि हमारा आप भी जानती हैं कि मुख्तलिफ कड़ियाँ हैं जिनकी वजह से हमारा हेल्थ केयर मुकम्मल होता है। जैसे हमारे डॉक्टर्स हैं, हमारे टेक्नीशियंस हैं, हमारे रेडियोलॉजिस्ट्स हैं, हमारे बाकी जो हमारा स्टाफ होता है, नर्सिंग ऑर्डरलीज हैं, नर्सिंग स्टाफ है, जो भी है, उसमें एक बहुत अहम हिस्सा होता है हमारे फार्मासिस्ट का। क्योंकि डॉक्टर तब तक अधूरा है जब तक फार्मासिस्ट उसके साथ ना हो। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। जी बिल्कुल नाजरीन, आज दुनिया भर में वर्ल्ड फार्मासिस्ट्स डे मनाया जा रहा है और आज के दिन बिलखुसूस हम तमाम फार्मासिस्ट्स के काम को, उनके कंट्रीब्यूशन को अप्रिशिएट करते हैं और हमें करना भी चाहिए, हमेशा करना चाहिए, क्योंकि वो डिज़र्व करते हैं। नाजरीन, हमें सेहतमंद रखने के लिए और बीमारियों से दूर रखने के लिए डॉक्टर्स के साथ साथ जो फार्मासिस्ट्स हैं उनका बहुत रोल रहता है। आपको बता दें कि इस साल की थीम होगी थिंक हेल्दी थिंक फार्मासिस्ट। और एज फार एज हिस्ट्री इज कंसर्न, अगर हम इतिहास के हवाले से बात करें तो सबसे पहले 2009 में तुर्की के इस्तांबुल शहर से इसकी शुरुआत हुई थी और 25 सितंबर को ही इसीलिए चुना गया चूंकि FIP यानी कि इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल जो फेडरेशन है उसकी भी क्रिएशन 1912 में 25 सितंबर को हुई थी। नाजरीन, जो FIP है ना, इसके कुल लगभग 158 मेंबर्स होंगे ग्लोबली और उनका भी मेजर कॉन्सेप्ट रोल यही रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा मेडिसिन और फार्मासिस्ट्स के हवाले से जानकारी, जो अवेयरनेस है वो पैदा करें दुनिया भर में। और अगर हम तबरेज़ भाई बिलखुसूस फार्मासिस्ट्स के हवाले से बात करें, आप जानते हैं कि कोविड-19 में भी फार्मासिस्ट्स का बहुत ज़्यादा रोल रहा। उन्होंने 24 आवर्स लोगों की खिदमत की और आजकल इसकी डिमांड इतनी बढ़ गई है कि स्टूडेंट्स चाहते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इसको एज अ करियर ऑप्ट करें। बिल्कुल सही फरमाया आपने। और जैसा कि आपने हिस्ट्री को लेकर बात की और आपने थोड़ा ध्यान दिलाया कि किस तरह से इस दिन का आगाज़ हुआ था। 16वां साल है इस हवाले से, इस दिन के हवाले से, जो FIP ने डिसाइड किया था 2009 में। हालांकि FIP जब हम पढ़ते हैं और जब हम इसका फुल फॉर्म बताते हैं, इसका फुल फॉर्म जैसा कि अभी हुमैरा ने बताया, ये
इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन है, लेकिन FIP और ये मिलता नहीं है। मैंने भी कल जब ये पढ़ा तो मैं भी थोड़ा सा हैरान हुआ, और उसके बाद जब मैंने देखा ये एक्चुअली FIP जो है ये एक फ्रेंच वर्ड है, तो इसी फ्रेंच वर्ड का जो तर्जुमा है, जो इसका फुल फॉर्म दिया गया है अंग्रेजी में, वो इस तरह से दिया गया है। आपको ये छोटी सी जानकारी देनी थी। खैर, आज बहुत कुछ है प्रोग्राम में, खास मेहमान से मुलाकात हमेशा की तरह करवाएंगे, लेकिन आगाज़ में हम आप तक मौसम और सड़क का हाल पहुंचाते हैं, क्योंकि बहुत सारे साथी हमारे हैं जो तैयारी कर रहे होते हैं इस सफ़र पर निकलने की, जम्मू नेशनल हाईवे पर। तो आइए हुमारा से जानते हैं आज के मौसम का और सड़कों का हाल। जी बिल्कुल नाजरीन, फटाफट से आपको बता देते हैं कि आज हमारे यहाँ श्रीनगर का मौसम खुशगवार ही रहेगा। दर्जे हरारत की बात की जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा 27, कम से कम 13 डिग्री सेल्सियस रहने की तवक्का है। वहीं जम्मू में ज़्यादा से ज़्यादा 34, कम से कम 24 डिग्री सेल्सियस रहने की तवक्का है। शहराओं के हवाले से भी आपको बता दें कि नेशनल हाईवे 44 पर छोटी गाड़ियों को जम्मू से श्रीनगर आने की इजाज़त दे दी गई है। मुगल रोड पे छोटी गाड़ियों को दोनों तरफ से चलने की इजाज़त दी गई है। मज़ीद इत्तलात के लिए दिए गए नंबरात जो कि आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर अभी दस्तियाब है, उनसे भी आप राबिता कर सकते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारा मौसम का और सड़क का हाल बताने के लिए। नाज़रीन मोहतरम, जब भी आप इस सफ़र पर, ख़ासकर श्रीनगर से जब आप सफ़र बांधते हैं टूवर्ड्स जम्मू, तो कोशिश करें कि एक बार रात को अपडेट ले लें और अगले दिन निकलने से पहले एक बार फिर से सड़क का अपडेट लें ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट से बात करके। अगर आप बात करने में पॉसिबल आपके लिए नहीं होता, कभी फ़ोन नहीं लगता है, तो आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, आप उनके सोशल मीडिया हैंडल से अपडेट ले सकते हैं। उस पर अपडेट्स होते हैं, हर घंटे का अपडेट मिलता है आपको और आपको पता चलता है एग्जैक्टली सिचुएशन क्या है सड़क की, और उसके बाद ही आप सफ़र पे निकले। नाज़रीन मोहतरम, आगाज़ में हम आप तक अखबारात की सुर्खियाँ पहुँचाते हैं। आइए अखबारात की सुर्खियों पर नज़र डालें। मेरे हाथ में एक अंग्रेज़ी रोज़नामा और उसकी खबर कुछ इस तरह, इसकी सुर्खी, फाइनली JNK will have representation in Rajya Sabha. Polls for 4 JNK seats vacant since 2021 on October 24. Election Commission, JNK political parties welcome announcement. जी मेरे पास है अंग्रेजी रोजनामा, इस पे खबर शाया हुई है। PM calls health care driver of economic growth. One more news, CS reviews critical care health projects in Jammu and Kashmir. मेरे हाथ में एक उर्दू रोजनामा और उसकी खबर कुछ इस तरह से कि चीफ सेक्रेटरी की जेर क़यादत तिब्बी ढांचे की मजबूती पर आला सतही मीटिंग। तिब्बी ढांचा जो है वो जितना मजबूत हो उतना अच्छा। हालांकि अभी कुछ दिन पहले ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने किसी जगह स्पीच करी तो उन्होंने ये कहा कि हमारा तिब्बी ढांचा जो है जम्मू कश्मीर का, इट्स क्वाइट बेटर देन मैनी स्टेट्स ऑफ इंडिया। जी मेरे पास है उर्दू रोजनामा, इस पे खबर शाया हुई है। 4 साल से खाली जम्मू व कश्मीर के लिए मखसूस राज्यसभा की 4 निश्चितें, इलेक्शन कमीशन ने किया 24 अक्टूबर को इंतखाबात कराने का ऐलान। जी आइए अब नजर डालते हैं अखबारात से स्पोर्ट्स न्यूज़ पर। जी हाँ, अखबार में सुर्खी कुछ इस तरह से है कि इंटर जोनल डिस्ट्रिक्ट लेवल रग्बी मुकाबले हुए बड़गाम में मुनक्कद। जी मेरे पास है और एक उर्दू रोजनामा, इस पर खबर शाया हुई है। जिले वुलर में मेहमान परिंदों की आमद शुरू, महकमा को इस साल रिकॉर्ड तोड़ तादाद में परिंदों की आमद की उम्मीद। बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरे हाथ में अंग्रेजी रोजनामा, आखिरी रोजनामा मेरे हाथ में, कुछ खबरें स्पोर्ट्स पेज से। पहली, JNK पुलिस ऑर्गेनाइजेज वॉलीबॉल टूर्नामेंट एट परिहासपुरा, ये एक। दूसरी, डिस्ट्रिक्ट रोल बॉल चैंपियनशिप 2025 एंड्स एट गिंदुन स्पोर्ट्स स्टेडियम कॉम्प्लेक्स। और इसी अखबार से एक और सुर्खी कि सेवा पर्व स्पोर्ट्स एक्टिविटीज मार्क डे 6 अक्रॉस बडगाम जोन। जी हाँ, हम सब लोग जानते हैं कि सेवा पर्व चल रहा है और सेवा पर्व पर मुख्तलिफ एक्टिविटीज चल रही हैं, मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ कराई जा रही हैं, जिसमें स्पोर्ट्स की भी काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ कराई जा रही हैं। वह वही एक्टिविटीज़ बडगाम जोन में हो रही हैं और आपसे भी गुजारिश कि मौका मिले तो इन एक्टिविटीज़ में शिरकत करें और स्पोर्ट्स को हमेशा अपनी ज़िंदगी में बनाए रखें, चाहे छोटा मोटा स्पोर्ट्स ही सही, जो आपकी फिजिकल एक्टिविटी बना के रखे और आपकी सेहत बनी रहे। मेरे हाथ में बस आखिरी रोजनामा था, हमारे के पास एक जी बिल्कुल, मेरे पास है आखिरी अंग्रेजी रोजनामा एंड आई हैव गुड न्यूज़। जी, एशिया कप 25 अभिषेक स्पिनर्स एक्सेल, इंडिया स्टॉर्म इनटू फाइनल। जी बहुत बहुत शुक्रिया उमरा। तो नाज़रीन मोहतरम, इस तरह अखबारों की सुर्खियां हुई मुकम्मल और अब पहले लेते हैं एक छोटा सा वक्फा। वक्फे के उस पर मिलेंगे आज के मेहमान से, जो खास मेहमान हमने आज स्टूडियो में मधु की है, उनसे बात करेंगे, लेकिन पहले ये वक्फा। इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से।
दिल से ही तो बनते हैं घर, खाली मकान से। इसलिए खाइबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर, खाली मकान से। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान। इस अभियान का नारा टीबी संबंधित भेदभाव को मिटाओ, देश को टीबी मुक्त बनाओ। एक्टिव टीबी रोगी के करीबी संपर्क में आने से टीबी फैल सकता है, लेकिन नियमित उपचार शुरू होते ही टीबी रोगी से दूसरों में बीमारी का संक्रमण बंद हो जाता है। यहाँ तक कि सिर्फ हाथ मिलाने या टीबी रोगी के साथ समय बिताने से टीबी नहीं फैलता। तो बताइए आप, जब टीबी की जांच और उपचार है आसान, तो डर या भेदभाव की कैसी बात? ना शर्माना, ना घबराना, टीबी की जांच करवाना। टीबी के लक्षण होने पर तुरंत अपने नजदीकी निजी या सरकारी अस्पताल या आयुष्मान आरोग्य मंदिर में जाएं। इस संदेश को औरों तक पहुंचाकर आइए टीबी को जड़ से मिटाएं। हमें इन मरीजों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक करने पर भी उतना ही ध्यान देना होगा। डाउनलोड करें टीबी आरोग्य साथी ऐप। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। नाज़रीन, वक्फे के बाद आपका फिर से इस्तकबाल आपके अपने मनपसंद शो, जी हाँ, गुड मॉर्निंग जेएनके में। हम बात कर रहे हैं आज एक खास दिन की, जो अभी अभी हुमायरा ने भी आपको बताया, पूरी हिस्ट्री बताई कि किस तरह ये दिन शुरू हुआ था। वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे आज हम वो दिन मना रहे हैं। तो मेरी तरफ से, हुमायरा की तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से तमाम फार्मासिस्ट बरादरी को बहुत बहुत मुबारक आज का ये दिन। क्योंकि जब एक डॉक्टर साहब एक पेशेंट को एग्जामिन करते हैं, उसके बाद प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं, उसके बाद जो पहला कांटेक्ट होता है इस पेशेंट का, वो होता है फार्मासिस्ट। तो फार्मासिस्ट ये देखता है कि दवाई जो दे रहे हैं, जो डॉक्टर साहब ने लिखी है, वो मयारी है, वो कॉस्ट इफेक्टिव हो। तो फार्मासिस्ट ये भी इंश्योर करता है कि जो दवाई दे रहे हैं वो एग्जैक्टली वही है जो डॉक्टर साहब ने लिखी है। हालांकि आजकल हम देखते हैं कि अब बहुत चलन हुआ है, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की ज़ेर निगरान जो ये जेनरिक स्टोर्स खुले हैं, जेनरिक स्टोर्स से बहुत आराम आया है पेशेंट्स को। जो दवाई की स्ट्रिप 100 रुपए की होती थी, आज वही स्ट्रिप जेनरिक स्टोर से 10 रुपए की मिलती है। और जो गरीब जो दवाई अफोर्ड नहीं कर पाते थे, आज वो भी दवाई अफोर्ड कर पा रहे हैं और एक बेहतर ज़िंदगी जी पा रहे हैं। तो नाज़रीन मोहतरम, आज के इस शुमारे में हमने एक ख़ास मेहमान को मदऊ किया है स्टूडियो में। इनका ताल्लुक डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज कश्मीर यूनिवर्सिटी से है। ये डायरेक्टर हैं लाइफ लॉन्ग लर्निंग कश्मीर यूनिवर्सिटी। जी हाँ, नाम है प्रोफेसर मोहम्मद इसहाक गीर साहब। इसहाक साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल आज के इस प्रोग्राम में। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आपका भी शुक्रिया मुझे दावत देने के लिए। ये हमारे लिए बहुत ही खुशनसीबी है कि आज आपने वक्त निकाला इस प्रोग्राम के लिए। और हमने फार्मास्यूटिस्ट बरादरी को तो मुबारकबाद दे दी, आपको भी हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तबरेज़ साहब, मुझे दावत देने के लिए। दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर का भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, और साथ ही साथ अपने सारे फेलो प्रोफेशनल्स और कोलीग्स और फार्मासिस्ट को इस दिन की मुबारकबाद देना चाहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। इसहाक साहब, हमारे इस प्रोग्राम का एक फॉर्मेट है कि फॉर्मेट में हम बात करते हैं, वही फॉर्मेट हम फॉलो करेंगे। इसमें पहला जो सवाल होता है वो मेरी साथी पूछती है, तो मैं चाहूँगी इस सवाल जी, मैं चाहूँगी चूँकि आज वर्ल्ड फार्मासिस्ट्स डे है, उसी के हवाले से पूछना चाहती हूँ आपसे कि मकसद क्या है इस दिन को मनाने का, इसकी शुरुआत कब और कैसे हुई थी, और क्या विजन है बेसिकली। आपने प्रोग्राम की शुरुआत में ही बहुत ही खूबसूरत अंदाज में इस दिन की अहमियत और अफादियत बयान की, और आपने उसके खातोखाल पेश किए कि ये इस दिन की शुरुआत कब से हुई, कहाँ से हुई। तो बेसिक जो बुनियादी मकसद है इस दिन को मनाने का, वो है अवेयरनेस क्रिएट करना पूरी दुनिया में हेल्थ के रिलेटेड, फार्मासिस्ट के रोल के रिलेटेड। और दूसरा मकसद है इस फ्रेटर्निटी में एक सॉलिडारिटी, एक सेंस ऑफ इंटेग्रिटी, उसको क्रिएट करना, ताकि जो दुनिया भर में इस एसोसिएशन के साथ जो वाबस्ता 40 लाख फार्मासिस्ट हैं, जिनमें से 10 लाख हमारे मुल्क से हैं जी। और जैसे आपने सही फरमाया कि 156 देशों से, कंट्रीज से इसकी वाबस्तगी है, एसोसिएशन है ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, इस इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन की। तो पूरी दुनिया भर में ये दिन मनाया जाता है ताकि लोगों में अवेयरनेस हो कि फार्मासिस्ट का काम क्या है, रोल क्या है, किस तरीके से वो एक हेल्थ केयर सिस्टम का हिस्सा बन सकते हैं और किस तरीके से अपना किरदार अदा कर सकते हैं हेल्थ केयर को प्रमोट करने के लिए, वेलनेस को प्रमोट करने के लिए, बीमारी को दूर रखने के लिए, प्रिवेंशन ऑफ डिजीज। तो ये बुनियादी मकसद है आज के दिन। बहुत ही खूब, बहुत ही खूब, माशाल्लाह। हमारा ने पहला सवाल पूछा, मैं वापस आऊंगा आपकी जाती जिंदगी पर। पहले इसहाक साहब हमें बताएं,
कि पैदाइश कहाँ हुई, कहाँ से ज़िंदगी का आगाज़ हुआ, किस तरह से आप ज़िंदगी में आगे बढ़े, और ये जो सफ़र रहा अपनी पहले स्टडीज़ का, हालांकि आज भी आप प्रोफेसर की हैसियत से पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, कैसा रहा ये सफ़र, और थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करें अपनी ज़िंदगी का हमारे देखने वालों के साथ। तबरेज़ साहब, मेरी पैदाइश यहीं श्रीनगर में हुई और इब्तिदाई जो मेरी स्कूली तालीम है वो शाहीन पब्लिक स्कूल में हुई। फिर मेरी हायर सेकेंडरी तालीम जो है गांधी मेमोरियल कॉलेज में हुई। उसके बाद मैं बैंगलोर चला गया, बैंगलोर यूनिवर्सिटी से मैंने अपनी B.Pharm की डिग्री पूरी की और फिर अपनी मास्टर्स यानी कि M.Pharm की डिग्री मैंने राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस कर्नाटका से हासिल की और फिर उसके बाद जो मैंने अपना डॉक्टरेट यहीं कश्मीर यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया। 1999 में मैंने अपनी तालीमात कंप्लीट की और एजुकेशन कंप्लीट की। उसके फ़ौरन बाद मेरी तैनाती हुई ड्रग एंड फूड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन में बहैसियत ड्रग कंट्रोल ऑफिसर। शुरुआती दिनों में मेरी जो अपॉइंटमेंट हुई और वो डिस्ट्रिक्ट डोडा में हुई थी। वहाँ करीब 3 साल गुजारने के बाद मैं यहाँ ट्रांसफ़र हुआ श्रीनगर हेडक्वार्टर्स पे और 2002 में कश्मीर यूनिवर्सिटी में मेरी अपॉइंटमेंट हुई बहैसियत असिस्टेंट प्रोफेसर और पिछले 23 साल से मैं वही अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहा हूँ। अब प्रेजेंटली आई एम सर्विंग एज ए प्रोफेसर इन द डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज। मेरी स्पेशलाइजेशन जो है वो फार्माकोलॉजी है और मेरे पास अभी एडिशनल चार्ज भी है एज डायरेक्टर लाइफ लॉन्ग लर्निंग। तो वो मेरा एडिशनल चार्ज है। तो जहाँ तक सफ़र का जो ताल्लुक है, इस जो बड़ा अच्छा सफ़र रहा है अभी तक और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम कंटेंट, आई एम सेटिस्फाइड। जो भी मैंने अपनी सर्विसेज दी हैं पूरी तनदेही से, पूरी सिंसेरिटी, ऑनेस्टी और डेडिकेशन के साथ देने की कोशिश की है। तो उम्मीद करते हैं कि मतलब दुनिया में इंसान के आने का मकसद ही है टू कंट्रीब्यूट समथिंग टू द सोसाइटी, टू लीव ए लेगेसी बिहाइंड। ये जो ओहदे हैं और ये जो तैनाती ये तो होती रहती है। इससे पहले मैं डायरेक्टर सेंटर फॉर करियर प्लानिंग एंड काउंसलिंग भी रहा हूँ। उससे पहले मैं कोऑर्डिनेटर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सेंटर भी रहा हूँ। ये तो आना जाना लगा रहता है, लेकिन अल्टीमेटली व्हाट मैटर्स द मोस्ट इज कि हम क्या पीछे छोड़ रहे हैं और व्हाट वी आर कंट्रीब्यूटिंग बैक टू द सोसाइटी। जिस सोसाइटी ने हमें इतना कुछ दिया उसको हम वापस क्या दे रहे हैं। तो हमेशा मेरी कोशिश यही रही है कि इन वॉट एवर लिटिल मॉडेस्ट हम्बल वे I could serve my society, my nation, my country. I have tried to the best of my abilities. माशाल्लाह, बहुत खूब, बहुत ही खूब। अब एक और सवाल मेरे जहन में है जिसको मैं पूछना चाहूँगा। जो आपने बी फार्मेसी बात करी, एम फार्मेसी बात की, जहाँ हम देखते हैं हमारे जम्मू कश्मीर की जब हम बात करते हैं, हमारे बच्चे जब बी फार्मेसी कर लेते हैं तो पहला टारगेट उनका होता है तो इसके बाद हमने क्लिनिक पर बैठना है। आपने कभी ये ख्याल दिल में आपके आया, नहीं आया? इसका जवाब आपसे हम जरूर लेंगे, लेकिन उससे पहले हम रुकते हैं एक वक्फे के लिए। नाज़रीन मोहतरम, हमारे बने रहिएगा, एक वक्फे के उस पार बात को आगे बढ़ाएंगे, कहीं जाइएगा मत। कश्मीरी GI लेबल मसनूआत की QR कोड की ऑथेंटिकेशन के साथ पेशकश है फनकाराना दस्तकारी से तैयार करदा हर एक मसनूआत जो कश्मीर की दस्तकाराना तहजीबी पस मंजर की कहानी बयान करती है। इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि आपके सामने कश्मीरी फन का हकीकी जौहर ही है, एक लम्हा निकालें और अपने प्रोडक्ट पर QR कोड स्कैन करें। आपकी खरीदारी की सदाकत की तौसीक करने से आपको ये एतमाद मिलता है कि ये एक हकीकी कश्मीरी GI लेबल वाला शाहकार है। वक्फे के बाद आपका फिर से इस्तकबाल आपके अपने मनपसंद ब्रेकफास्ट शो गुड मॉर्निंग JNK में। जी हाँ, आज हमारे साथ एक खास मेहमान तशरीफ फरमा है स्टूडियो में, जिनसे हम बात कर रहे हैं प्रोफेसर मोहम्मद इसाक गीर साहब। उनसे गुफ्तगू जारी है और उनसे मैंने ब्रेक पर जाने से पहले सवाल पूछा था कि क्या कभी आपको बी फार्मा करने के बाद ये ख्याल नहीं आया कि मैं भी क्लिनिक पर बैठूं और मैं भी लोगों में दवाइयाँ दूं? जी, इसमें बी फार्म करने के बाद काफ़ी सारे एवेन्यूज़ होते हैं एक फार्मेसी ग्रेजुएट के पास। वो ड्रग रेगुलेटरी अफेयर्स में जा सकता है, ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरीज में जा सकता है, क्लिनिक पे बैठ सकता है, एक रिटेल शॉप पे बैठ सकता है, हॉस्पिटल फार्मेसी में काम कर सकता है, टीचिंग में जा सकता है। कई सारे एवेन्यूज़ हैं, मार्केटिंग में जा सकता है, अब्रॉड जा सकता है। तो मेरा जो था शुरुआत में, मेरी जो इमीडिएटली सून आफ्टर कंप्लीशन ऑफ माई M.Pharm मेरी अपॉइंटमेंट जैसे जब जो मैंने बताया कि ड्रग रेगुलेटरी अफेयर्स में हुई, ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट में हुई। 3 साल मैंने वहाँ पे गुजारे तो अच्छा, वो भी तजुर्बा अच्छा रहा। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि मेरा जो इंक्लिनेशन था वो टीचिंग और रिसर्च की तरफ ज़्यादा था। मेरी वालिदा मोहतरमा भी एक टीचर रह चुकी हैं, कहीं ना कहीं उनका असर मुझ पे हावी था। तो मैं 2002 में जब ये पोस्ट एडवर्टाइज हुए कश्मीर यूनिवर्सिटी में, मुझे लगा मुझे बच्चों के साथ रहना, काम करना, और मेरा जो पैशन रहा है टीचिंग ही रहा है। दैट हैज़ बीन द माई कॉलिंग इन लाइफ, जिसको हम कहते हैं माई पैशन। और उसमें उसको मैं बहुत एंजॉय करता था। और हमेशा अभी जैसे हम देखते हैं कि
जो 3 कंपोनेंट्स होते हैं हायर एजुकेशन के, टीचिंग, रिसर्च, एक्सटेंशन, इनमें सबसे ज़्यादा मेरा जो रुझान था वो टीचिंग की तरफ ही था। 200 से ज़्यादा लेक्चर्स मैंने अपने डिपार्टमेंट से बाहर दिए हैं, एक्सटेंशन लेक्चर्स डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में, डिफरेंट कॉलेजेस में, और उसको मैं सबसे ज़्यादा एंजॉय करता हूँ, सबसे ज़्यादा रिलिश करता हूँ। तो क्लिनिक पे बैठने का भी, अब जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो जाते हैं क्लिनिक्स में, हॉस्पिटल्स में, वहाँ काम करते हैं, उनके साथ मुझे भी मौका मिलता है केस स्टडीज़ करने का, केस रिपोर्टिंग करने का, पेशेंट्स के साथ इंटरफेस डेवलप करने का, उसको भी मैं एंजॉय करता हूँ। लेकिन सबसे ज़्यादा जो मेरी जो रिलिशमेंट है, एंजॉयमेंट है, वो टीचिंग में, टीचिंग ही रही है सर। ये बहुत अच्छी बात है, और बहुत बहुत खुशकिस्मत होते हैं वो लोग जिन्हें बहुत जल्द पता चल जाए कि वो किस मकसद से आगे आए हैं, उन्हें जिंदगी का मकसद समझ आ जाए। क्योंकि आजकल हम देखते हैं हमारी यूथ के पास बहुत सारे गोल्स होते हैं, वो मल्टीपल गोल्स पे रहते हैं, लेकिन उन्हें कभी ये समझने में थोड़ा दिक्कत होती है कि कहाँ जाना है, कौन सा रास्ता इख्तियार करना है। बिल्कुल सही फरमाया आपने तबरेज साहब। इसको, ये जो सबसे इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट होता है इंसान की जिंदगी में, वो है सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ डिस्कवरी और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। अपनी कॉलिंग इन लाइफ को पहचानना कि मेरी कॉलिंग क्या है, मेरा जो इनर सोल है वो किस तरफ जा रहा है। अक्सर बेशतर हम देखते हैं कि लोग गलत प्रोफेशंस में फंसते हैं, फिर परफॉर्म नहीं कर पाते। तो अपनी कॉलिंग को अर्लीस्ट जितना पॉसिबल हो, जितनी जल्द पॉसिबल हो, अर्लीस्ट एट द लाइफ, उसको पहचानना बहुत जरूरी है। इसीलिए करियर काउंसलिंग की इंपॉर्टेंस है, तो ताकि वो अपने आप को एक्चुअलाइज कर सके, डिस्कवर कर सके, और अब अपने जो इनर कॉलिंग है उसको पहचान सके, उस हिसाब से अपने प्रोफेशन को ढाल सके। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपने बात कही। और कहीं ना कहीं सस्टेन करना इस पर, किसी भी प्रोफेशन पर जब आपने वो चुन लिया, चुनने के बाद उस पर सस्टेन करना, वो कितना इंपॉर्टेंट है? बहुत इंपॉर्टेंट है उसको सस्टेन करना, उसमें एक्सेल करना, उसमें अपना बेस्ट देना, और उसमें जो है कोशिश करना, जो मैंने अभी कहा कि लेगेसी को पीछे छोड़ना, ताकि एक आप अपना मार्क छोड़ो। देखिए, हम इस दुनिया में आते हैं, कुछ साल जीते हैं और चले जाते हैं, हर किसी को जाना है, बिल्कुल, तो लेकिन पीछे हम क्या छोड़ रहे हैं, तो वो गिना जाता है। तो सस्टेनेंस और सस्टेनेबिलिटी आजकल का जो मेजर कॉन्सेप्ट है, आप कोई भी चीज देख लीजिए उसमें सस्टेनेबिलिटी आती है। इवन जो आज का दिन है वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे, उसमें भी थिंक हेल्थ, थिंक फार्मासिस्ट, इन्वेस्टिंग इन क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल फार्मासिस्ट एंड मेकिंग हेल्थ केयर सस्टेनेबल। तो इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन का भी यही स्लोगन है कि आप प्रोफेशनल हेल्थ केयर और ह्यूमन रिसोर्स में इन्वेस्ट कीजिए, ट्रेन्ड ह्यूमन रिसोर्स में इन्वेस्ट कीजिए और हेल्थ केयर को स्ट्रेंथन कीजिए। और उन्होंने साफ तौर पे अपने इस थीम में कहा है कि अगर आप अनक्वालिफाइड प्रोफेशनल्स पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, उनको क्वालिफाइड फार्मासिस्ट को रिप्लेस कर रहे हैं विद अनक्वालिफाइड पीपल, तो आपने हेल्थ केयर को आप जेपरटाइज कर रहे हैं। तो इसी चीज पे फोकस है, टू मेक हेल्थ केयर सस्टेनेबल, एंड दैट कैन ओनली बी पॉसिबल बाय इन्वेस्टिंग इन क्वालिफाइड एंड ट्रेन्ड दीज प्रोफेशनल्स, फार्मेसी प्रोफेशनल्स। जी बिल्कुल सर, हमें ये बताइएगा कि एक फार्मासिस्ट का क्या रोल रहता है समाज के अंदर, कितनी इंपॉर्टेंस है, और वो क्या क्या सर्विसेज जो है रेंडर करते हैं, प्रोवाइड करते हैं लोगों को? जी हुमैरा जी, बेसिकली जो फार्मासिस्ट, जो क्वालिफाइड फार्मासिस्ट होते हैं, चाहे वो डिप्लोमा होल्डर्स हो, डिग्री होल्डर्स हो, या मास्टर्स डिग्री होल्डर्स हो, वो बहुत सारी प्रोफेशनल सर्विसेज समाज को दे सकते हैं, पेशेंट्स को दे सकते हैं। बेसिकली आजकल का जो कॉन्सेप्ट है हेल्थ केयर का, वो वर्ल्ड वाइड चेंज हो रहा है, इमर्ज हो रहा है, उसमें एक काफ़ी ट्रांजिशन हो रहा है। जो सर्विस फिलॉसफी है वो चेंज हो रही है, हेल्थ केयर सर्विस डिलीवरी चेंज हो रही है, हेल्थ केयर सर्विस का कंटेंट और सर्विस प्रोवाइडर्स, सब कुछ इन सब में एक पैराडाइम शिफ्ट हो रहा है। अब आप पूछेंगे क्या चेंज आ रही है, क्या ट्रांजिशन हो रहा है? जो हेल्थ केयर सर्विस है उसको हम उसमें शिफ्ट देख रहे हैं, patient centered care to people centered care, from disease centered care to health care centered care। पहले हम डिजीज पे फोकस करते थे, अब हम हेल्थ पे फोकस कर रहे हैं। पहले हम पेशेंट्स पे फोकस करते हैं, अब हमें पीपल पे फोकस करना है, क्योंकि उसका मकसद है कि 2 मॉडल्स हमारे पास हैं ट्रीटमेंट। एक है ट्रीटमेंट जो है इंटरवेंशनल मॉडल ऑफ ट्रीटमेंट, दूसरा है वेलनेस मॉडल जो कंटेम्प्रेरी मॉडल है। जो ट्रीटमेंट मॉडल है वो तो कन्वेंशनल है, ट्रेडिशनल है, लेकिन ये जो वेलनेस का मॉडल है कंटेम्प्रेरी है। देखिए, जब किसी पेशेंट को कोई सिम्टम्स आते हैं, शिकायतें आती हैं, तो वो डॉक्टर के पास जाता है, तब तक वो डॉक्टर के बारे में सोचता भी नहीं है, लेकिन जब उसको कुछ कंप्लेंट्स आती हैं, सिम्टम्स आते हैं, तब वो जाता है। फिर उसके बाद क्या करता है, वो अपने वो जो हेल्थ का जो ओनस है वो डॉक्टर के हवाले करता है, डॉक्टर को फी पे करता है या प्रिस्क्रिप्शन लेता है, उसको बोलता है अब आप मुझे ठीक कर दीजिए। तो ओनस ऑफ गुड हेल्थ गोज टू द डॉक्टर। फिर जब डॉक्टर उसको फिक्स करता है तो देन ही कम्स बैक। लेकिन नाउ दिस इज चेंजिंग।
Now the onus of good health and wellness has to shift back to the patient. उसको अपने सेहत का खुद ख्याल रखना है. इसीलिए मैंने कहा from patient centered to people centered, from disease centered to health centered. ये philosophy change हो रही है और उसका बुनियादी मकसद है कि हमें अपने आप को जो है प्रिवेंटिव हेल्थ केयर पे ज्यादा ध्यान देना है और इसी में जो है फार्मासिस्ट का रोल इमर्ज हो रहा है. देखिए सदियों से सालों से जो फार्मासिस्ट है वो एक डिस्पेंसिंग काउंटर पे बैठ के ड्रग्स को डिस्पेंस करते रहे हैं. लेकिन ये कब तक चलेगा? सिर्फ आप ड्रग्स को डिस्पेंस करते रहेंगे नहीं, इसके साथ साथ उनको पेशेंट्स को एजुकेट भी करना है, काउंसलिंग भी देनी है कि आप डिजीज से कैसे दूर रहें. जैसे आपने कहा कि क्या रोल है, उनका रोल है हॉस्पिटल में फार्मास्यूटिकल केयर सर्विसेज का. फार्मास्यूटिकल केयर में एडवर्स ड्रग रिएक्शंस को मॉनिटर करना, ड्रग इंटरेक्शंस को प्रिवेंट करना, थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग करना. पेशेंट बुनियादी मकसद है कि हार्म से पेशेंट को दूर रखना, उसको मैक्सिमम बेनिफिट देना, टू मैक्सिमाइज द बेनिफिट्स एंड टू मिनिमाइज द हार्म. ये बुनियादी मकसद है फार्मास्यूटिकल केयर सर्विसेज का और ये एक प्रोफेशनल और क्वालिफाइड फार्मासिस्ट ही दे सकता है. वो पेशेंट की ज़रूरियात को पूरा कर सकता. जिस तरह हम बोलते हैं नर्सिंग केयर, इमरजेंसी केयर, प्राइमरी केयर, सेकेंडरी केयर, उसी में एक ये नया कॉन्सेप्ट है फार्मास्यूटिकल केयर जो एक क्वालिफाइड फार्मासिस्ट दे सकता है. ही टेक्स फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ड्रग थेरेपी रेजिमेन ऑफ द पेशेंट एंड इन कंसल्टेशन विद द डॉक्टर ही एंश्योर्स दैट देयर इज मिनिमम हार्म एंड मैक्सिमम बेनिफिट. उसको एडवर्स ड्रग रिएक्शन ना हो, किसी किस्म की मेडिकेशन एरर ना हो, राइट ड्रग, राइट पेशेंट, राइट डोज, राइट ड्यूरेशन, राइट टाइम, इसको इंश्योर करना, ये उसका बुनियादी फर्ज है. और इसी तरह की सर्विसेज वो कम्युनिटीज में देते हैं, हॉस्पिटल्स में देते हैं, रिटेल ड्रग सेल काउंटर्स पे देते हैं. इनको हम बोलते हैं हेल्थ सिस्टम फार्मासिस्ट, चाहे वो हॉस्पिटल में हो, कम्युनिटी में हो, रिटेल में हो, क्लिनिक्स में हो, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में हो, इन सब को हम हेल्थ सिस्टम फार्मासिस्ट बोलते हैं. तो दुनिया भर में इसमें काफ़ी ज़्यादा रोल में रैपिडली इसमें जो है इम्प्रूवमेंट होती जा रही है. दुनिया बहुत आगे जा रही है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कहीं ना कहीं हमारे यहाँ जो है लोकल कंडीशंस में अभी भी क्वालिफाइड फार्मासिस्ट को वो पोजीशन हासिल नहीं हो रही है. हम देखते हैं कि गवर्नमेंट सेक्टर में भी जब जूनियर फार्मासिस्ट की पोजीशन एडवर्टाइज होती है तो उसमें भी नॉन जो फार्मेसी क्वालिफिकेशंस है वो रखी जाती हैं, जिनका आपने शुरू में भी जिक्र किया कि जो नॉन फार्मासिस्ट हेल्थ वर्कर्स बहुत तरह के होते हैं, जैसे कि मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर्स होते हैं, ड्रेसर्स होते हैं, एंसिलरी नर्सिंग मेडिकल ऑर्डरलीज होते हैं या फिर मेडिकल असिस्टेंट्स होते हैं. तो अभी भी जो हमारे यहाँ जो पोजीशंस एडवर्टाइज होती हैं एज जूनियर फार्मासिस्ट, उसमें 70-80% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती है और 20% थ्रू प्रमोशन. लेकिन उसमें आप हैरत की बात यह है प्रमोशन किन की होती है? जो क्लास 4th कैटेगरी उनके साथ क्लास 4th एम्प्लॉइज और जो मैट्रिकुलेट्स हैं, ही कैन बी एंगेज एज ए जूनियर फार्मासिस्ट जो 20% कोटा है, तो वो फिर ऊपर तक पहुंच सकता है. देखिए जूनियर फार्मासिस्ट के बाद जो नेक्स्ट लेवल है सीनियर फार्मासिस्ट, फिर उसके बाद सुपरवाइजिंग फार्मासिस्ट, फिर उसके बाद फार्मास्यूटिकल केमिस्ट, फिर उसके बाद हेड फार्मासिस्ट और फिर उसके बाद चीफ फार्मासिस्ट. तो चीफ फार्मासिस्ट की पोजीशन तक ये मैट्रिकुलेट, ये क्लास 4 एम्प्लॉई पहुंच सकता है. ये बदकिस्मती है, इसको चेंज करने की जरूरत है. जो J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट यहाँ पे लागू हुआ और फार्मेसी सेंट्रल फार्मेसी एक्ट यहाँ पे लागू हुआ, उसमें 2 ही क्वालिफिकेशंस हैं, डिप्लोमा एंड डिग्री इन फार्मेसी. तो उसी को लागू करने की जरूरत है. हालांकि जो नए मेडिकल कॉलेजेस बने, उन्होंने जो रिक्रूटमेंट रूल्स बनाए उसमें उन्होंने स्पेसिफाई किया डिप्लोमा और डिग्री इन फार्मेसी. लेकिन जब हम देखते हैं कि रिटन टेस्ट का सिलेबस अभी भी वो मेडिकल असिस्टेंट्स कोर्स का है जो कि फार्मेसी का कोर्स नहीं है, तो उसको सुधारने की ज़रूरत है. अदरवाइज जो है हमारा, जैसे आपने सही कहा जब आप न्यूज़ हेडलाइंस पढ़ रहे थे, हमारा जो हेल्थ केयर सिस्टम है बहुत रैपिडली इंप्रूव हो रहा है और सरकार की कोशिशों और काविशों से इसमें बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट हो रही है. लास्ट माइल डिलीवरी पॉसिबल हो रही है, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज पॉसिबल हो रहा है. जो जन आरोग्य योजना है, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत, उससे जो है काफ़ी सारे जो कवरेज है वो पॉसिबल हो रही है, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज. बट इसमें मजीद गुंजाइश है कि जो हमारा फार्मेसी प्रोफेशनल वर्क फोर्स है, जो हेल्थ केयर जो ह्यूमन रिसोर्स है, उसको उनकी जो सलाहियतें हैं उसको रुबकार लाने की ज़रूरत है, बरोकार लाने की ज़रूरत है. उनको गवर्नमेंट सिस्टम में एंगेज और ऑक्यूपाई करने की ज़रूरत है. जी सर, हम देखते हैं कि आजकल कई सारे लोग सेल्फ मेडिकेशन भी कर रहे हैं. इसके हवाले से भी जानना चाहेंगे क्योंकि वो गूगल पर चेक करके दवाइयाँ लेते हैं अपने हिसाब से. आप हमें बताइएगा कि ये कितना रिस्की साबित हो सकता है? ये बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है हमारी सोसाइटी में. इसके कई सारे रीजंस और फैक्टर्स हैं, एनवायरमेंटल रीजंस हैं, सोशियो कल्चरल फैक्टर्स हैं जो इसको गवर्न करते हैं कि ये सेल्फ मेडिकेशन क्यों होती है. अक्सर बेशतर देखा गया है कि लोगों के घरों में दवाइयाँ मौजूद होती हैं, तो
तो पास्ट एक्सपीरियंस की बेसिस पे वो दवाई लेते हैं, वो देखते हैं कि फलाने को फ़र्क हुआ तो मैं ले लेता हूँ। पेन किलर्स होते हैं, एसिड रिलीविंग ड्रग्स होते हैं, एंटीबायोटिक्स होते हैं, उसमें कई तरह की दवाइयाँ होती हैं जो लोग एक दूसरे को देख के फिर ले लेते हैं, या खुद भी ली होती हैं कभी कभार, तो फिर 6 महीने साल भर बाद फिर वही दवाई कंटिन्यू करते हैं बगैर कंसल्टेशन ऑफ ए डॉक्टर। उसमें काफ़ी सारे मुज़र असरात हैं, उसमें काफ़ी सारे हैज़र्ड्स हैं, क्योंकि सबसे पहले तो आप गलत डायग्नोज कर सकते हो अपने आप को, दूसरा जो आपने ड्रग चूज किया वो गलत हो सकता है, उसका डोज गलत हो सकता है, या जो एक्चुअल डिजीज है वो मास्क हो रही है, जो एक्चुअल प्रॉब्लम है उसको आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं। तो फिर उसके बाद जो है इसके जो है सीवियर एडवर्स ड्रग रिएक्शंस हो सकते हैं। हो सकता है आप कोई ब्लड प्रेशर की दवाई ले रहे हो पहले से, अब आपने दूसरी दवाई कोई सेल्फ मेडिकेट की तो उसका इंट्रैक्शन हो सकता है। तो ड्रग इंट्रैक्शन होता है, ड्रग फूड इंट्रैक्शन होता है, ड्रग और हर्ब के साथ इंट्रैक्शन होता है। जब हम सेल्फ मेडिकेट करते हैं तो हम अपने हेल्थ को रिस्क में लाते हैं, उसको वी आर पुटिंग इट एट रिस्क, बिकॉज एक डॉक्टर ही सही डायग्नोसिस कर सकता है, एक डॉक्टर ही सही दवाई फार्मासिस्ट दवाई प्रिस्क्राइब नहीं कर सकता। ही इज नॉट लीगली एम्पावर्ड टू प्रिस्क्राइब मेडिसिन। उसका काम सिर्फ पेशेंट एजुकेशन, पेशेंट काउंसलिंग और जो है ड्रग्स को डिस्पेंस करना, उसका वो काम है, और फार्मास्यूटिकल केयर सर्विसेज देने का काम है उसका। तो मैं अवामुन्नास से आज के दिन यही गुजारिश करना चाहूँगा कि सेल्फ मेडिकेशन से इज्तनाब करें, सेल्फ मेडिकेशन ना करें, उसके मुज़िर असरात हैं। एक डॉक्टर को ही कंसल्ट करके आप दवाई लें और उसके साथ एडहेयर करें। जो कंप्लायंस का इशू है कि डॉक्टर साहब ने जो लिखा है उसी के हिसाब से दवाई लें। बिल्कुल सही, अपने हिसाब से दवाई ना लें। देखिए अक्सर ये होता है कि सपोज किसी को खांसी हो गई, अब उसने घर में पड़ी हुई थी कोई दवाई, उसने ले ली, लेकिन उस खांसी की जो दवाई होती है उसमें भी कई टाइप्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप डॉक्टर साहब देखिएगा कि आपकी जो खांसी है वो प्रोडक्टिव है या नॉन प्रोडक्टिव है। सपोज अगर बलगम उठ रहा है, आपने एंटीटस्यू ले लिया, वो बलगम को दबा देगा, तो बलगम और ज्यादा जमा हो जाएगा। लेकिन अगर आपका नॉन प्रोडक्टिव कफ है, उसके लिए एक्सपेक्टोरेंट लेने की जरूरत नहीं है, उसके लिए आपको एंटीटस्यू लेने की जरूरत। अगर आपने उस वक्त एक्सपेक्टोरेंट ले लिया तो वो ज्यादा प्रॉब्लम करेगा, क्योंकि आपकी तो ड्राई कफ है। तो मामूली से मामूली बीमारी के लिए भी डॉक्टर को कंसल्ट करना बहुत जरूरी है। देखिए कुछ एक ड्रग्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं OTC, ओवर द काउंटर ड्रग्स। उसमें मामूली कुछ दवाइयां आती हैं, इनहेलर है, लोजेंजेस है, ORS है, पैरास्टामोल है, या मामूली कुछ पेन किलर्स हैं। लेकिन वो तो इजाजत है, वो हम ओवर द काउंटर ले सकते हैं, लेकिन उसमें छोटी मोटी कुछ 10-20 दवाइयां हैं जो रोजमर्रा के काम में आती हैं। लेकिन कोई भी प्रिस्क्रिप्शन ड्रग जिसका शेड्यूल H, शेड्यूल H1, शेड्यूल G या शेड्यूल X के ड्रग्स, वो सिर्फ और सिर्फ एक डॉक्टर साहब के प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर ही लेने हैं, उसके बाहर नहीं। ये जो आपने शेड्यूल्स की बात की, इस पर हम और चाहेंगे आप रोशनी डालें नाज़रीन मोहतरम, इस पर और भी बात करेंगे आज के हमारे मेहमान से। यहाँ रुकते हैं एक और वक्फे के लिए, वक्फे के उस पर बात को आगे बढ़ाएंगे, कहीं जाइएगा मत। मोहब्बत वही जो दिल से हो, बात वही जो दिल से कही जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। नाज़रीन वक्त के बाद आपका फिर से इस्तकबाल आपके मनपसंद ब्रेकफास्ट शो गुड मॉर्निंग JNK में। चाय की चुस्कियों से साथ आप एंजॉय कर रहे हैं आज का इस शो, और आज हमारे साथ एक खास मेहमान हैं प्रोफेसर मोहम्मद इसाक गीर साहब, जिनसे हम बात कर रहे हैं आज के दिन के हवाले से। जी हाँ, आज वर्ल्ड जो हम मना रहा है, पूरा दुनिया मना रहा है, फार्मासिस्ट डे मना रहा है, पूरी दुनिया आज ये दिन मना रही है और हम भी मना रहे हैं, और इसी हवाले से बात हो रही है। और अभी अभी जो प्रोफेसर साहब ने बात की, शेड्यूल्स जो इन्होंने समझा है, आइए थोड़ा सा रोशनी और डालते हैं। जी तबरेज साहब, बेसिकली ये जो शेड्यूल्स होते हैं ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के साथ वाबस्ता होते हैं शेड्यूल्स। तो शेड्यूल G और शेड्यूल H ड्रग्स वो होते हैं जो सिर्फ डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर डिस्पेंस किए जा सकते हैं और पेशेंट यूज कर सकता है। अब एक नई कैटेगरी इसमें निकली है शेड्यूल H1। अच्छा। वो एंटीबायोटिक्स के लिए, एंटीमाइक्रोबियल ड्रग्स के लिए, क्योंकि देखा जाता है कि जो एंटीमाइक्रोबियल ड्रग्स का जो रैम्पेंट यूज होता है, सेल्फ मेडिकेशन होती है, उससे एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस बढ़ती है। और साल 2050 तक ये एंटिसिपेट किया गया है कि इससे लाखों लोगों की डेथ हो सकती है, क्योंकि एंटीबायोटिक्स बिल्कुल ना असर और हो जाएंगे, इनइफेक्टिव हो जाएंगे।
तो इसमें शेड्यूल H1 इसीलिए क्रिएट किया गया ताकि जो एंटीमाइक्रोबियल ड्रग्स हैं, एंटीबायोटिक्स हैं, वो उस कैटेगरी में आए और उनको हम स्ट्रिक्टली मॉनिटर करें कि इनका यूज कैसे हो रहा है। और हॉस्पिटल्स भी एंटीबायोटिक पॉलिसीज डेवलप कर रहे हैं और क्लिनिक्स में भी इसका इतलाक हो रहा है। तो ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ शेड्यूल एक्स, तो शेड्यूल एक्स में वो ड्रग्स आते हैं जो साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस होते हैं, जिसमें टॉलरेंस डिपेंडेंस की लायबिलिटी होती है, यानी कि जिसको एब्यूज पोटेंशियल होता है, जिसको एब्यूज हो सकते हैं क्योंकि वो इफोरिया क्रिएट करते हैं, फीलिंग ऑफ वेल बीइंग क्रिएट करते हैं और उससे फिर टॉलरेंस और डिपेंडेंस की शिकायतें आती हैं। तो शेड्यूल एक्स को स्ट्रिक्टली उनके रिकॉर्ड्स रखने पड़ते हैं, उनको अलग कैबिनेट में रखना पड़ता है, उसका प्रिस्क्रिप्शन ट्रिपलेट में आता है, NRX लिखा होता है, एक कॉपी उसको केमिस्ट को अपने पास रखनी है, डिटेल लेनी पड़ती। देखिए इसीलिए मैं बार बार इस चीज पे फोकस कर रहा हूँ कि जो क्वालिफाइड और ट्रेन फार्मासिस्ट होते हैं वो इन सब चीजों को समझते हैं, जानते हैं, उन्होंने वो पढ़ा है कि जो नार्कोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस हैं उनके साथ कैसे डील करना है, रेडियो एक्टिव मटेरियल को कैसे हैंडल करना है, या जो शेड्यूल्ड ड्रग्स हैं, एंटीमाइक्रोबियल्स हैं, उनको कैसे हैंडल करना है। लेकिन जब एक अनक्वालिफाइड या अनट्रेन प्रोफेशनल काउंटर पे होता है उसको नहीं पता होता है कि मुझे क्या करना है, वो हर तरह की दवाइयां डिस्पेंस करता है। और बदकिस्मती से कुछ साल पहले तक हमारे रिटेल सेक्टर में मैट्रिकुलेट्स हुआ करते थे फार्मेसी काउंटर्स पे और गवर्नमेंट सेक्टर में मेडिकल असिस्टेंट्स हुआ करते थे। लेकिन अब जो है ये चेंज होगा क्योंकि सेंट्रल फार्मेसी एक्ट लागू हुआ है और अब उसकी क्वालिफिकेशन सिर्फ डिप्लोमा और डिग्री फार्मेसी। तो लेकिन गवर्नमेंट के जो रिक्रूटमेंट रूल्स है वो भी चेंज होने की जरूरत है और उनका जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है उसमें स्ट्रिक्टली प्रेफरेंस मिलनी चाहिए क्वालिफाइड फार्मासिस्ट को। एट प्रेजेंट उनको कहा जाता है कि आप ओवर क्वालिफाइड हो। जब वो अप्लाई करने, देखिए सिर्फ एंट्री लेवल पे ही नए लोग आ सकते हैं, जूनियर, फिर तो ऊपर तक वो इंटरनल प्रमोशन के थ्रू जाते हैं। तो एंट्री लेवल पे हमारे क्वालिफाइड और ट्रेन फार्मासिस्ट को लाने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ नाज़रीन को बताना चाहेंगे, जैसा कि अभी प्रोफेसर साहब ने बात करी कि हम लोग एंटीबायोटिक्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, वो एक्चुअली अब्यूज़ में चला जा रहा है क्योंकि हम रेजिस्टेंस डेवलप कर रहे हैं एंटीबायोटिक्स को लेकर। कभी कभार हम देखते हैं, हालांकि ये कोविड के बाद से बहुत ज़्यादा हो गया, ज़रा सी गले में खराश हुई, हालांकि एलर्जी भी हो सकती है, मामूली ज़ुकाम हुआ, एलर्जिक हो सकता है, हम क्या करते हैं, ज़रा सी खराश के साथ हम एंटीबायोटिक्स लेना शुरू कर देते हैं क्योंकि जो गूगल ने थोड़ी बहुत जानकारी हमें दी उसकी वजह से दिक्कतें बढ़ गई हैं। तो काइंडली ऐसा ना करें। और प्रोफेसर साहब से एक और सवाल, हमने अक्सर देखा है बहुत सारे पेशेंट्स के पास प्रिस्क्रिप्शन मौजूद हैं, जो डॉक्टर्स अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनके प्रिस्क्रिप्शन उन्होंने लैमिनेट करके रखे हैं और उसी पे दवाई लेकर खा रहे हैं। ये किस हद तक सही है? नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है तबरेज साहब। जो प्रिस्क्रिप्शन है उसकी जो लाइफ होती है लिमिटेड होती है, उसकी शेल्फ लाइफ लिमिटेड होती है। जब तक वो डॉक्टर के साथ कंसल्टेशन कर रहा है, डॉक्टर उसको हफ्ते बाद 2 हफ्ते बाद आने को कहता है पेशेंट को, तो फिर उसी हद तक उसकी जो वैलिडिटी होती है उसी हद तक होती है। जब वो 2-3 विजिट्स के बाद जब वो ठीक हो जाता है फिर डॉक्टर उसको बोलता है कि अब आपको आने की जरूरत नहीं है, तो वो प्रिस्क्रिप्शन उसी के साथ इनवैलिड हो जाता है। अब उसको फिर रिफिलिंग नहीं कर सकता, उसको रिफिलिंग उस प्रिस्क्रिप्शन पे नहीं कर सकता। यही चीज फार्मासिस्ट को देखनी है काउंटर पे कि इस प्रिस्क्रिप्शन की डेट क्या है, इसकी वैलिडिटी है या नहीं है। पुराने प्रिस्क्रिप्शंस को, आउटडेटेड प्रिस्क्रिप्शंस को वो रिफिल नहीं कर सकता क्योंकि उसमें फिर एडवर्स ड्रग रिएक्शंस का एहतिमाल रहता है, उसमें ड्रग इंटरेक्शंस का एहतिमाल रहता है और गैर जरूरी दवाइयां लेने का एहतिमाल रह सकता है, एक्चुअल डिजीज मास्क हो सकती है। तो उसको जो राइट ड्रग और राइट पेशेंट तभी पॉसिबल होगा जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे हर बार जब भी जरूरत पड़े और नया प्रिस्क्रिप्शन लेंगे, पुराने प्रिस्क्रिप्शंस को यूज नहीं होगा। इसहाक साहब, आपको ये नहीं लगता कि ये जो पुराने प्रिस्क्रिप्शंस होते हैं, डॉक्टर्स जो प्रिस्क्रिप्शन ओपन छोड़ देते हैं, हालांकि इसमें एक टर्म आती है कि प्रिस्क्रिप्शन क्लोज एंड प्रिस्क्रिप्शन ओपन, जो ये प्रिस्क्रिप्शन ओपन रह जाते हैं गलती से, ये जब एक पेशेंट इसकी दवाई खरीद कर, इसकी दवाई लेकर इस्तेमाल करता है तो वो भी सेल्फ मेडिकेशन में ही आते हैं? यस, वो भी सेल्फ मेडिकेशन में, क्योंकि डॉक्टर ने तब क्या एग्जामिन किया था, उसके लिए क्या दवाई लिखी थी, आज आपके इश्यूज क्या हैं, वो डॉक्टर ही देख के बता सकता है, वो बिना चेक करवाए उसको ले लेता है। बिल्कुल, डॉक्टर को वो क्लोज करना चाहिए। जब वो लास्ट विजिट पेशेंट करेगा उसको क्रॉस कर देना, इरेज कर देना चाहिए प्रिस्क्रिप्शन को, उसको क्लोज कर देना चाहिए। लेकिन अक्सर ये भी देखा गया है कि पेशेंट जब ठीक हो जाता है फिर वो डॉक्टर के पास जाना जरूरी नहीं समझता। ये एक हमारी सोसाइटी में एक प्रिवेलेंट प्रॉब्लम है कि अगर डॉक्टर साहब ने 7 दिन के लिए या 5 दिन के लिए एंटीबायोटिक खाने को कहा, अगर हम 3 दिन के बाद ठीक हो गए तो हम एंटीबायोटिक लेना बंद कर देते हैं, वो सही प्रैक्टिस नहीं है। इसका पूरा कोर्स लेना बहुत जरूरी, तभी वो पूरी तरह से इरेडिकेट हो सकता है इन्फेक्शन। अगर हमने आधा ही कोर्स लिया तो एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, फिर आगे चल के वो एंटीबायोटिक इफेक्टिव नहीं रहेगा। तो
तो ये जो प्रिस्क्रिप्शन हैं इनको क्लोज करना है और डॉक्टर्स को विजिट करना है बिल्कुल तब तक जब तक, इवन जब वो ठीक भी हो गए फिर भी उनको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए कि हमें आगे क्या करना है, किस चीज की हमें प्रिवेंशन प्रिकॉशंस लेनी है। तो प्रिवेंशन इज द बेस्ट ट्रीटमेंट। जो प्रिवेंशन बार बार मैं उसको कहूंगा कि आजकल का जो मेडिसिन है प्रोएक्टिव हो चुका है, पर्सनलाइज हो चुका है, प्रिसीजन मेडिसिन का दौर है और प्रोस्पेक्टिव है, उसमें पीपल सेंटर्ड मेडिसिन जो है पूरी दुनिया में प्रैक्टिस किया जाता है। तो प्रिवेंशन पे ही ज्यादा जोर है, लाइफस्टाइल पे ज्यादा जोर है। जो लाइफस्टाइल मेडिसिन है, लाइफस्टाइल का जो मेडिसिन है इसके 6 पिलर्स हैं। उसमें आता है कि आपका जो प्रॉपर डाइट, फिजिकल एक्सरसाइज, और उसमें आता है आपका रेस्टोरेटिव स्लीप, स्ट्रेस मैनेजमेंट, और उसमें आता है सोशल कनेक्शंस एंड अवॉइडिंग रिस्की सब्सटेंसेस लाइक स्मोकिंग, टोबैको। इसमें सोशल कनेक्शंस का भी इंपॉर्टेंट रोल है कि जो हम गैजेट्स के साथ बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं और डिस्कनेक्ट हो जाते हैं सोसाइटी के साथ, अपनी फैमिलीज के साथ, रिलेटिव्स के साथ, कोलीग्स के साथ, उससे भी एक मेंटल हेल्थ की कंडीशन अराइज होती है, एक मेंटल स्ट्रेस होता है। तो ये सारे जो 6 पिलर्स ऑफ लाइफस्टाइल मेडिसिन है, इससे प्राइमोडियल केयर, प्रिवेंटिव केयर और रिहैबिलिटेटिव केयर, देखिए सिर्फ क्यूरेटिव ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए, इसमें प्रिवेंशन भी जरूरी है, प्रमोशन ऑफ हेल्थ भी जरूरी है, रिहैबिलिटेशन भी जरूरी है और कंटिन्यूइंग केयर, ठीक होने के बाद कंटिन्यूइंग केयर, ठीक होने के बाद जो आप बोल रहे थे प्रिस्क्रिप्शन क्लोज हो गया उसके बाद कंटिन्यूइंग केयर, जैसे डायबिटीज, जो क्रॉनिक डिजीजेस होती हैं, डायबिटीज है, थायराइड डिसऑर्डर है, हाइपरटेंशन है, वो तो लाइफ लॉन्ग है, वो तो चलता रहेगा। तो उसमें कंटिन्यूइंग केयर की जरूरत है। तो वक्तन फवक्तन डॉक्टर से कंसल्ट करना, फार्मासिस्ट के पास जाना, उसके साथ मशवरा करना, ये बहुत जरूरी है। अच्छा सर, आजकल हम देखते हैं कि कुछ पेशेंट्स को मुख्तलिफ तरह की मेडिसिन लेनी पड़ती है, जैसे हम पॉली फार्मेसी, क्या उससे कोई प्रॉब्लम पहुंच सकती है, कोई इशू हो सकता है पेशेंट्स को? आपने बहुत अच्छा सवाल किया। पॉलीफार्मेसी जो है, जब ज्यादा दवाइयां लिखी जाती हैं, गैर जरूरी दवाइयां, हालांकि डॉक्टर साहिबान तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ एक डॉक्टर्स में ये ट्रेंड होती है जो गिने चुने होते हैं कि पॉलीफार्मेसी, ज्यादा दवाइयां लिखना, तो ये ज्यादा डेंजरस है। जैसे एल्डरली पेशेंट्स में, बुजुर्ग जो हमारे पेशेंट होते हैं, बच्चों में, प्रेग्नेंट लेडीज में, लैक्टेटिंग मत, जो वल्नरेबल पॉपुलेशंस होती हैं, उनमें इसका बहुत ज्यादा हार्मफुल और डिजास्टर्स इफेक्ट्स होते हैं। क्योंकि अगर आपको सिर्फ 2 दवाइयां चाहिए, डॉक्टर साहब ने उसमें मल्टीविटामिन भी डाल दिया, उसमें पेन किलर भी डाल दिया, स्टोमक एसिडिटी की दवाई भी डाल दी, तो वो जिसकी जरूरत एक्चुअल में नहीं थी। तो उससे देखिए, आफ्टर ऑल ये जो ड्रग्स हैं ये केमिकल्स हैं, बिल्कुल सही, ये कोई नेचुरल फूड तो नहीं है। तो हमारी बॉडी जो है इसको इजीली एक्सेप्ट नहीं करती है, और हर दवाई के साइड इफेक्ट्स होते हैं, चाहे वो किसी भी सिस्टम से ताल्लुक रखता हो, वो आयुर्वेदिक हो, यूनानी हो, होम्योपैथी हो या एलोपैथी हो, हर दवाई का जो सिस्टम है उसमें साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो जो साइड इफेक्ट्स इसलिए होते हैं क्योंकि ये एक केमिकल है, ये एक एक्सटर्नल सब्सटेंस, इसीलिए जरूरत इस बात की है, जिसको वर्ल्ड वाइड अब ये एक्सेप्ट किया जाता है कि मिनिमल यूज ऑफ मेडिसिन, मिनिमलाइजेशन ऑफ मेडिसिन को मिनिमलाइज करो, कम से कम करो, ज्यादा दवाइयां यूज मत करो, और नेचुरल हीलिंग, नेचुरल लिविंग पे ज्यादा आप मुनसिर हो जाओ, उस पर ज्यादा डिपेंडेंट हो जाओ। नेचुरल वे ऑफ लिविंग एंड नेचुरल हीलिंग। अब बॉडी की अपनी कैपेसिटीज होती है हीलिंग की, एक काफी हद तक जो बॉडी अपने आप को खुद ठीक कर सकती है। कई सारी डिजीजेस होती हैं जो सेल्फ लिमिटिंग होती हैं, जैसे बच्चे में, छोटे बच्चे में लूज मोशंस हो गए, दस्त हो गए, उसको मामूली ORS वगैरह दे के आप ठीक कर सकते हैं, उसको बहुत ज्यादा हैवी एंटीबायोटिक्स देने की जरूरत नहीं है। या कभी कभार होता है खांसी, सर्दी, जुकाम होता है, वो बैक्टीरियल होती ही नहीं है, कभी कभार वायरल इन्फेक्शन होता है, हम एंटीबायोटिक्स खाने लगते हैं, तो जो कि गैर जरूरी है। तो ये जो पॉलीफार्मेसी, और ऊपर से जो एल्डरली पेशेंट्स होते हैं उनकी जो रीनल फंक्शनिंग है वो थोड़ी सी कंप्रोमाइज होती है, हिपैटिक लिवर जो उनका होता है वो थोड़ा सा कंप्रोमाइज होता है। उनको अगर आप पॉलीफार्मेसी बहुत ज्यादा दवाइयां दोगे तो उनको फर्दर लिवर डैमेज हो सकता है, किडनी डैमेज हो सकता है। इसी तरह जो छोटे बच्चे होते हैं उनके जो फिजियोलॉजिकल सिस्टम्स होते हैं वो पूरी तरह से डेवलप नहीं हो पाते हैं, उनका जो हिपैटिक सिस्टम है, रीनल सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी, वो कहीं ना अभी पूरी तरह से डेवलप नहीं होता। जब हम उनको बहुत ज्यादा दवाइयां देते हैं तो उसको जो है उनमें फिर हैजर्डस और हार्मफुल इफेक्ट्स उसमें आते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। फॉरेन कंट्रीज में, डेवलप्ड नेशंस में देखा गया है, वो छोटे बच्चों को कम से कम बहुत कम दवाइयां देते हैं, और इवन एल्डरली में और नॉर्मल एडल्ट्स में भी मिनिमल यूज ऑफ मेडिसिन इज द की। नेचुरल हीलिंग एंड नेचुरल लिविंग, जो है हेल्दी लिविंग, उसको अडॉप्ट करने की जरूरत है। बिल्कुल सही फरमाया आपने। और नाज़रीन मोहतरम, हमने बहुत बार देखा है कि पेशेंट एक जब डॉक्टर साहब के पास जाता है किसी एक इशू को लेकर,
अपना इशू डिस्कस करता है, उसकी दवाइयाँ लिखवाता है और साथ में ही बोल देता है कि डॉक्टर साहब मैं छो ये तो आसान मईज। वो डॉक्टर साहब ये भी कभी कभी कह देते हैं कि ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है, नर्स वाले आपको दवा फैलाना क्या सर, और मजबूर करके डॉक्टर से दवाई लिखवा लेते हैं। जब हम बुजुर्गों की बात करते हैं, आजकल हम देखते हैं हमारे बुजुर्गों के पास मल्टीपल इश्यूज आ जाते हैं, वो मल्टीपल जो इश्यूज के लिए दवाई लेते हैं। अगर बुजुर्गों की कोई दिक्कत है, 60+ लोगों की, 65+ लोगों की दिक्कत आती है, तो हमें इतना अवेयर होना पड़ेगा, हमें मालूम होना चाहिए हमें किस डॉक्टर के पास जाना है। तो बुजुर्गों के लिए एक जीरियाटिशियन होता है, जो जीरियाटिशियन से बात करें, जीरियाटिशियन से मिले, जो आपके सभी इश्यूज को एक ही अम्ब्रेला में कैटर कर सके। आपको डिफरेंट डॉक्टर्स के पास डिफरेंट दवाइयां लेने की जरूरत नहीं है। वो जीरियाटिशियन जो होता है वो एक क्वालिफाइड डॉक्टर होता है आपके मर्जों के लिए, तो वो आपको एक ही अम्ब्रेला में आपके सारे इश्यूज कैटर कर सकता है। नाज़रीन मोहतरम, यहाँ हमारे आज के मेहमान के साथ कुछ और भी बातें होंगी, कुछ और भी अभी जानना बाकी है, लेकिन यहाँ एक और वक्फा लेते हैं, वक्फे के उस पर बात को आगे बढ़ाएंगे, कहीं जाइएगा मत। मोहब्बत वही जो दिल से हो, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खाइबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। नाज़रीन, वक्फे के बाद आपका फिर से इस्तकबाल आपके अपने मनपसंद ब्रेकफास्ट शो गुड मॉर्निंग जिनके में। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आज हमारे खास मेहमान से, प्रोफेसर मोहम्मद इसहाक गीर साहब से। उनसे जान रहे हैं कि किस तरह से एक फार्मासिस्ट अपनी ड्यूटीज़ को अंजाम दे सकता है, किस तरह वो प्रोफेशनली अपनी ड्यूटीज़ को अंजाम दे सकता है और क्या जिम्मेवारियाँ उन पर आयद होती हैं। हम बात कर रहे हैं सेल्फ मेडिकेशन की। फिलहाल सेल्फ मेडिकेशन एक बहुत बड़ा इशू है जिसे हमने देखा है, ये सिर्फ जम्मू कश्मीर में नहीं बिल्कुल पूरे मुल्क में देखने को मिला है। लोग खुद से ही दवाइयाँ लेते हैं, हालांकि पैरासिटामोल जो हम नॉर्मल एक दवाई देखते हैं जो ओवर द काउंटर भी हमें मिल जाती है, अगर उसका भी हम ज़्यादा इस्तेमाल करें उसके भी मुज़र असरात पड़ते हैं हमारे लिवर पर, उससे भी हमारा लिवर जो है कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है, तो उसको भी अवॉइड करें। सर दर्द है तो कोशिश करें कि दवाई के बिना ही वो ठीक हो जाए, थोड़ा रिलैक्स करें, थोड़ा रेस्ट करें, सर को हल्का सा मालिश करें, छोटी मोटी जो घरेलू जो नुस्खे हुआ करते थे पहले ज़माने में भी उनको अपनाएं, आप देखें बहुत आराम आएगा। नाज़रीन मोहतरम, हम बात करें और कंटिन्यू करें आज के हमारे मेहमान के साथ। ये जो सेल्फ मेडिकेशन का इशू है, इस पर अब क्या जिम्मेवारियां हैं हम पर, हम कैसे इसकी अवेयरनेस ज़्यादा कर सकते हैं, किस तरह से हम लोगों को ये समझा सकते हैं कि सेल्फ मेडिकेशन कितना ख़तरनाक है जी, इसके बारे में कुछ बताएं। तबरीज़ साहब, इसमें ज़रूरत इस बात की है कि ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस प्रोग्राम्स किए जाएँ स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, पब्लिक प्लेसेस में, और लोगों को आगाह किया जाए कि इसके कितने मुज़र असरात हैं और इसके कितने डेंजर्स हैं, वल्नरेबिलिटीज़ हैं। और इसमें जो है आपके टेलीविज़न के ज़रिए भी लोगों तक ये पैगाम पहुंचाया जा सकता है, कुछ एक एग्जांपल्स देके कि जब हम सेल्फ मेडिकेट करते हैं, जैसे हम पेन किलर्स की आपने बात कही, और जैसे या जो स्टोमक जो एसिडिटी होती है, बदकिस्मती से हम आजकल हमारे दिन की शुरुआत ही जब नींद से उठते हैं तो हमारे दिन की शुरुआत दवाई से होती है। इंस्टेड ये कि हम कुछ अच्छा सा खा लेते, पी लेते, दूध, अंडा वगैरह, कुछ न्यूट्रिशियस डाइट, उसके बजाय हमें लेनी पड़ती है वो स्टोमक की एसिडिटी इतनी ज़्यादा। 1/4 ऑफ अवर पॉपुलेशन इन द कंट्री, अराउंड 25% पॉपुलेशन रोज सुबह उठ के ये एसिडिटी की दवाई खाती है, चाहे वो पेंटोप्रोजोल हो, रैनिटिडिन हो या एंटासिड्स हो। तो अब इसकी ज़रूरत नहीं है, उसके अक्सर चीज़ों में देखा गया है कि उनकी ज़रूरत एक्चुअल में नहीं है। अगर इंसान सुबह नींद से उठ के पानी में नींबू अदरक डाल के उसका पी ले, उससे भी स्टोमक ठीक रहता है। और एक्सरसाइज करे, हेल्दी लाइफस्टाइल गुजारे, तो स्टोमक की एसिडिटी भी उससे कम हो जाती है। और आप पहले ये जो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स लाइक पेंटोप्रोजोल, ओमेप्रोजोल वगैरह, इसमें मामूली साइड इफ़ेक्ट्स पहले समझे जाते थे कि मामूली साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, लेकिन अब जो नई
स्टडीज आ रही हैं उसमें देखा गया है कि इसके बहुत ही सीवियर साइड इफेक्ट्स हैं क्योंकि ये कुछ लोग इसको खाते हैं महीनों तक, बिल्कुल 5-5, 6-6 महीने तक, सालों तक खाते रहते हैं, जबकि इसकी मैक्सिमम टाइम जो है 2 वीक्स टू 4 वीक्स, उससे ज़्यादा इसको खाना नहीं। उससे फिर गैस्ट्रिक एट्रोफी होने लगती है, उससे फिर रीनल डैमेजेस, बोन डेंसिटी कम होने लगती है, और उससे फिर जो है बाकी हेल्थ इश्यूज होने लगते हैं, लिवर डैमेज होने लगता है, और इन द लॉन्ग टर्म देखा गया है कि कार्सिनोमा भी हो सकता है, गैस्ट्रिक कार्सिनोमा भी हो सकता है। इसी तरह से इस तरह की एग्जांपल्स हमें लोगों तक लानी है कि अगर आप एंटीबायोटिक्स खुद से खा सकते हो तो क्या मुझर असरात होंगे, अगर आप पेन किलर्स खाओगे तो क्या, अगर आप कफ सिरप्स हैं उनको खाओगे तो क्या होगा, या अगर जो मामूली एलर्जी होती है तो हम खुद ही दवाई खाते हैं, सेट्रिजिन खाते हैं, लोराटिडिन, मैं ब्रांड्स का नाम नहीं ले रहा हूँ, एक्चुअल सॉल्ट्स का नाम ले रहा हूँ। तो वो चीज़ें अक्सर बहुत रैम्पेंट है हमारी सोसाइटी में, और एक दूसरे को देखे हर घर में एक दवाई का डिब्बा तो होता ही होता है, और उसको हम ऐसे खाते हैं कि जैसे कुछ नॉर्मल डाइट ही है, जैसे भी कभी भी कुछ मामूली सर दर्द हुआ या पेन खा, जबकि ये जो पेन किलर्स होते हैं इनके सीवियर ड्रग इंट्रैक्शंस होते हैं एंटीकोगुलेंट्स के साथ। अगर कोई ब्लड प्रेशर की दवाई भी खा रहा है, इधर से पेन किलर NSAID भी खा रहा है, तो उसका ब्लड प्रेशर का ड्रग जो है इनइफेक्टिव हो सकता है, फिर उसका ब्लड प्रेशर शूट अप हो सकता है। एंटीकोगुलेंट खा रहा है तो वो एंटीकोगुलेंट इनइफेक्टिव हो सकता है, उसको ब्लीडिंग हो सकती है। तो इसमें बहुत मुज़िर असरात हो सामने आ सकते हैं। इसमें लोगों को आगाह करने की जरूरत है, बच्चों को आगाह करने की जरूरत है। इसमें डॉक्यूमेंट्रीज बना के और टीवी के जरिए उनके एग्जाम्पल, ऑडियो विजुअल्स के जरिए वो एग्जाम्पल्स देने की जरूरत है कि क्या क्या मुज़िर असरात हो, ताकि ये रुझान खत्म हो। अनफॉर्चुनेटली या तो देखिए सेल्फ मेडिकेशन करते हैं, या तो डॉक्टर लोग जो है नजदीकी कंपाउंडर के पास चले जाते हैं, डॉक्टर को अवॉइड करते हैं, बोलते हैं आप फीस भरना है, तो कुछ एक पैसे बचाने के लिए अपनी जिंदगी रिस्क में डालते हैं, एक कंपाउंडर के पास चले जाते हैं, उससे दवाई ले लेते हैं या खुद खा लेते हैं, या और आजकल जो है मैंने देखा है कि सोसाइटी में हर कोई डॉक्टर बना हुआ है। जब हम रिसेंटली हम एक सुबह हम जाते हैं, निकलते हैं, एक्सरसाइज करते हैं एक ग्राउंड में, तो वहां पे एक हम में से एक कुछ निकले थे रैशेस, तो उस ग्रुप में जितने भी लोग थे सब उसको एडवाइस दे रहे थे। कोई बोल रहा था ये टेस्ट करो, कोई बोल रहा था वो टेस्ट करो, ये दवाई खाओ, इस चीज को नहीं, हमें अवॉइड करना है, बिकॉज एवरीबडी इज नॉट एन एक्सपर्ट इन मेडिसिन। बिल्कुल सही फरमाया। और जो एक्सपर्ट इन मेडिसिन है वो सिर्फ डॉक्टर है, और उसकी जो कंसल्टेशन डॉक्टर कर सकता है, लेकिन एडवाइस फार्मासिस्ट दे सकता है, उसकी ड्रग इंफॉर्मेशन सर्विसेज जो है फार्मासिस्ट दे सकता है, काउंसलिंग वही कर सकता है। तो सही काम जो है सही इंसान से होना चाहिए, राइट मैन राइट जॉब। लेकिन बदकिस्मती से हमारी फार्मेसीज में फार्मासिस्ट है ही नहीं, वहां पे अनक्वालिफाइड पीपल हैं, तो पेशेंट्स को वो महरूम रह जाते हैं उन सर्विसेज से। तो इस सिस्टम को सुधारने की जरूरत है, तभी सेल्फ मेडिकेशन भी खुद ब खुद कम हो जाएगा। इसक साहब, आपने बात करी, बहुत बार आपने इस पर फोकस किया कि इन्वेस्ट करना है प्रोफेशनल्स में। जी, अभी हमारे जम्मू कश्मीर का सिनेरियो क्या है इस मामले में? यहाँ जम्मू कश्मीर में रिसेंटली जो जितने भी मेडिकल कॉलेजेस नए बने हैं, उन्होंने रिक्रूटमेंट रूल्स बनाए। उन्होंने रिक्रूटमेंट रूल्स में रखा है डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ फार्मासिस्ट। लोवेस्ट लेवल पे है जूनियर फार्मासिस्ट, उसके बाद जो है सीनियर फार्मासिस्ट, सुपरवाइजिंग फार्मासिस्ट, हेड फार्मासिस्ट, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट और चीफ फार्मासिस्ट। तो नए लोग सिर्फ एंट्री लेवल पे आ सकते हैं, जूनियर फार्मासिस्ट की लेवल पे। फिर बाकी जो पोजीशंस है वो इंटरनल प्रमोशन के थ्रू फिलअप होती हैं। दैट मींस कि जो एक बार एंटर हो गया वही आगे तक जाएगा। और उसमें 80% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है ओपन, और 20% थ्रू इंटरनल। उसमें लोवेस्ट लेवल पे भी 20% जो है एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज के लिए है, मगर उनकी क्वालिफिकेशन सिर्फ मैट्रिकुलेशन या जो क्लास 4th एम्प्लॉइज हैं उनके लिए है, जिनको 4-5 साल का तजुर्बा हो। तो वो उसको फिर आगे देयर इज नो स्टॉपिंग, ही कैन गो टू द लेवल ऑफ ए चीफ फार्मासिस्ट। और मिड लेवल पे कहीं पे एंटर नहीं कर सकता कोई क्वालिफाइड प्रोफेशनल मिड लेवल पे, तो उसको सुधारने की जरूरत है। और नए रिक्रूटमेंट रूल्स में जो है उनको सुधारने की जरूरत है। और जो फिर रिटन टेस्ट लिया जाता है उसका सिलेबस एज पर फार्मेसी काउंसिल, देखिए इसमें एक बाकायदा एक नेशनल लेवल पे फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है, जिन्होंने एजुकेशन रेगुलेशंस बनाए हैं। उन एजुकेशन रेगुलेशंस को इंप्लीमेंट करने की जरूरत है, और उन्होंने वजह किए हैं इसके गाइडलाइंस की क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, क्या सिलेबस होना चाहिए, कौन सा कोर्स होना चाहिए, डिप्लोमा या डिग्री बस। लेकिन मेडिकल असिस्टेंट जो है वो भी उसमें अपनी सर्टिफिकेट में लिखते हैं डिप्लोमा इन मेडिकल असिस्टेंट / फार्मासिस्ट, विच इज नॉट सेम एज डिप्लोमा इन फार्मेसी। डिप्लोमा इन फार्मेसी अलग है,
डिप्लोमा इन मेडिकल Medical असिस्टेंट assistance अलग अलग है। मेडिकल असिस्टेंट्स का अपना रोल है, मैं ये उनको अंडरमाइन या डिमीन नहीं करना चाहता हूँ। उन्होंने सालों से सदियों से अपनी खिदमात अंजाम दी हैं, और जब क्वालिफाइड फार्मासिस्ट अवेलेबल नहीं थे उन्होंने सोसाइटी को सर्विसेज दी हैं, मगर उनका रोल अपना है और उनकी पोजीशंस अलग है। तो वो अपने पोजीशंस के लिए जो है एंगेज हों और उन अपने रोल में महदूद रहें। इस तरह से मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर्स हैं, उनका रोल अलग है, अलग तो नर्स ANMs हैं, आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, उनका रोल, तो जिसका जो रोल है वो इसको मिलना चाहिए। बस इतनी मेरी गुजारिश है। जी बिल्कुल सही, इसके लिए क्वालिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। वेल नाजरीन, अभी वक्त हुआ चाहता है सिंगिंग स्टार के हवाले से ये प्रोमो पेश करने का, उसके बाद आज के मेहमान से मज़ीद बातें करेंगे। अभी थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है इसलिए हमें बात कंटिन्यू करनी पड़ रही है आज के गेस्ट के साथ। सर हमें बताइएगा, आज हम देख रहे हैं हमारे मार्केट्स में मुख्तलिफ तरह की जो कंपनीज है वो एक सेम मेडिसिन प्रोवाइड करती है। ऐसे में एक पेशेंट के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है चूज करना कि कौन सी दवाई वो ले, किसकी जो क्वालिटी है वो सही रहेगी। देखिए, जो दवाई जैसे हम कोई भी चीज़ अगर हमें मार्केट से लेनी हो, जैसे फ़ोन लेना हो, लैपटॉप लेना हो, तो वो चॉइस होती है कस्टमर की कि मुझे कौन सा ब्रांड लेना है लैपटॉप में, मोबाइल फ़ोन में। लेकिन जहाँ तक दवाइयों का ताल्लुक है उसमें चॉइस पेशेंट की नहीं होती है, उसमें डॉक्टर प्रेस्क्राइब करता है। सो द चॉइस ऑफ अ मेडिसिन इज मेड बाय द डॉक्टर, नॉट बाय द पेशेंट। तो डॉक्टर जो है आप देखिएगा कि क्या मुझे ब्रांडेड लिखना है या जेनेरिक लिखना है। अब जो जेनेरिक है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर उसी को प्रमोट करती है, क्योंकि वो कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं और वो बायो इक्विवेलेंट होते हैं, सेफ होते हैं, इफेक्टिव होते हैं। मेडिसिन में ये तीन चीजें होना बहुत जरूरी है, सेफ, इफेक्टिव एंड क्वालिटी। इफेक्टिव होने चाहिए, असरदार, सेफ होने चाहिए, और क्वालिटी उनकी जो मयार है वो अच्छे होने चाहिए। तो ये जो है जेनेरिक मेडिसिन में भी इक्वल होता है, एट पार होता है, क्योंकि उनकी BAB स्टडीज होती हैं, बायो अवेलेबिलिटी, बायो इक्विवेलेंस स्टडीज। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कई सारी स्कीम्स लॉन्च की है, जैसे कि जन आरोग्य योजना, जन औषधि योजना, और आरोग्य मंदिर एस्टैब्लिश हुए हैं। उसका जो है मकसद यही है कि जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं कॉस्टली मेडिसिन, उनको ये अफोर्डेबल क्वालिटी जेनेरिक मेडिसिन मिले। इसहाक साहब, ये मुख्तसर से जानना चाहेंगे, लोगों के जहन में ये बात रहती है कि जो जेनेरिक मेडिसिन हैं वो सस्ती होती हैं, और सस्ती जो है तो ये अच्छी नहीं होगी, इसके बारे में थोड़ा नहीं, ये तो बिल्कुल, इसको मैं कई सालों से इस नोशन को एले करने की कोशिश कर रहा हूँ, अपने राइट अप्स के जरिए, अपने लेक्चर्स के जरिए। बहुत जगह मैंने इस पे बात की है, कई सारे राइट कॉलम्स मैंने इस पे लिखे हैं कि जेनेरिक मेडिसिन का मतलब गैर मयारी मेडिसिन नहीं होता है या फेक मेडिसिन नहीं होता है। वो मयारी मेडिसिन होते हैं और स्टैंडर्ड मेडिसिन होते हैं, उनकी बाज़ाब्ता टेस्टिंग होती है और वो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यूनिट्स के जरिए मैन्युफैक्चर की जाती हैं। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स होते हैं वो उसको मैन्युफैक्चर करते हैं। उनमें बायो अवेलेबिलिटी, बायो इक्विवेलेंस, जिसको BAB स्टडीज होती हैं, तो दैट मीन्स दे आर एट पार विद ब्रांडेड मेडिसिन। और लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है, अगर देखिए, क्वालिटी एश्योरेंस को स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम को स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। और जो हमारा क्वालिटी एश्योरेंस या क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम है, दैट इज सेम फॉर बोथ ब्रांडेड एंड जेनेरिक। सो वी कैन नॉट ब्लेम ओनली जेनेरिक मेडिसिन। गवर्नमेंट उसमें भी काफी इकदाम ले रही है उसको स्ट्रेंथन करने की। एक नई ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी लखनपुर में कायम की गई, और हमारे जो ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरीज हैं उनको सोफिस्टिकेट किया गया, वेल इक्विप किया गया, करोड़ों की मशीनरी लाई गई, स्टेट ऑफ आर्ट इक्विपमेंट वहां पे है, तो उसमें भी, और मैन पावर बढ़ाया गया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अभी जो इंडिया है, हमारा जो मुल्क है, इट इज नोन एज फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड, बिकॉज इट इज सप्लाइंग मेडिसिन टू द 1/3 ऑफ द वर्ल्ड। और 20% मार्केट जो है जेनेरिक मेडिसिन का, दैट इज इन इंडियाज हैंड, हमारी कंट्री के हैंड में है। और जेनेरिक मेडिसिन, क्वालिटी जेनेरिक मेडिसिन इंडिया सप्लाइज टू UK, टू US, टू यूरोप। और अब ये हैरानी की बात है कि US के लोग जो इतने एफ्लुएंट हैं, रिच हैं, या UK या यूरोपियन यूनियन के, वो जेनेरिक मेडिसिन यूज करते हैं जो इंडिया में बनते हैं। लेकिन इंडिया में जो है नोशन क्रिएट किया गया है कि भाई जेनेरिक मेडिसिन मत यूज करो, तो ये इसमें ये गलत नोशन। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़िर मोहतरम, यहाँ रुकते हैं एक प्रोमो के लिए। जी हाँ, सिंगिंग स्टार ऑफ J&K का प्रोमो, वो प्रोमो देखने के बाद बात को आगे बढ़ाएंगे आज के मेहमान के साथ, कहीं जाइएगा मत। रुक जाते हो, कोड चेंज कर देते हो, फिर उस पर नाराज होते हो, फिर ये सब अच्छा नहीं लगता। चुपके से रात की चादर तले, थोड़ा और मेहनत करनी पड़ेगी इस गाने में। होठों पे बस तेरा नाम है। रिजल्ट मेरे पास आ चुका है। ये है हमारे आज के 6 कंटेस्टेंट जो एक
बहुत ही छोटी सी गलती की वजह से की ना टूटे लड़ी। एक बार फिर आपका इस्तकबाल आपके अपने मनपसंद ब्रेकफास्ट शो गुड मॉर्निंग जेएनके में, और हम बात कर रहे हैं आज के हमारे खास मेहमान प्रोफेसर मोहम्मद इसहाक गीर साहब से, और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि फार्मासिस्ट का क्या रोल है। वक्त हमारे प्रोग्राम का ऑलमोस्ट मुकम्मल हुआ चाहता है, हम आखिरी पड़ाव में हैं, तो इसहाक साहब से गुजारिश कि एक मैसेज हमारे देखने वालों के लिए। जी तबरेज़ साहब, मेरा इस दिन मैसेज यही रहेगा अपने फेलो प्रोफेशनल्स, फेलो फार्मासिस्ट के लिए कि अपने आप को कौम की खिदमत के लिए वक्फ करें और बेहतर से बेहतर सर्विसेज दें पेशेंट्स को, और उनके जो एप्रीहेंशंस हैं, कंसर्न्स हैं, उनको एड्रेस करें, अपने आप को वेल करें, कैपेसिटी बिल्डिंग करें, और मॉडर्न ज़माने के साथ साथ चलें। आगे आने वाले ज़माने में जो न्यू एज टेक्नोलॉजीज़ हैं उनको अडॉप्ट करें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, रोबोटिक्स है, डाटा एनालिटिक्स है, उसमें जाएं। और साथ ही साथ मैं अवाम उन्नास से ये अपील करूंगा कि दवाइयों का सही इस्तेमाल करें, सेल्फ मेडिकेशन से इज्तनाब करें, और एडवर्स ड्रग रिएक्शंस के मामले में ये कहूँगा कि जब भी कभी एडवर्स ड्रग रिएक्शन हो तो डॉक्टर के पास रुजू करें और उसको रिपोर्ट करें। तो गवर्नमेंट से भी मैं ये अपील करना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिफाइड और ट्रेन फार्मासिस्ट और फार्मेसी प्रोफेशनल्स को एंगेज करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी शुक्रिया साहब, आज के दिन हमारे साथ रहने के लिए और ये दिन यहाँ सेलिब्रेट करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे दावत देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आज का ये शुमार आपने पसंद फरमाया होगा। इंशाल्लाह कल सुबह ठीक 8 बजे आपकी खिदमत में फिर से हाजिर होंगे नई सुबह के साथ, नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए आपका और हमारा अल्लाह हाफ़िज़। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ।